डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर इमरान और आप देख रहे हैं लॉ एंड जॉब्स एकेडमी। आज हमने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करना है, जिसका टाइटल है इलेक्शन एक्ट 2017। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है और इंशाल्लाह इसमें हम 1/3 जो है वो इलेक्शन एक्ट डिस्कस करेंगे। बाकी जो पार्ट 2 होगा वो लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया जाएगा। जो पार्ट 3 होगा वो लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया जाएगा और ये रोजाना बेसिस पर जो है एक लेक्चर अपलोड होगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, लॉ एंड जॉब्स एकेडमी पर। फिर इसके बाद जो है आपको 2 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे और उन 2 से 3 मॉक टेस्ट की जो है 100 मार्क्स की डिस्कशन भी आपके इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगी। अगर आप हमारा पीपीएससी से रिलेटेड कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिखाई दे रहा होगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारा सेशन अटेंड कर सकते हैं, जिसके कोई चार्जेस नहीं है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कोई भी बुक, कोई भी पेज, कोई भी नोट्स, कुछ भी ना पढ़ें, सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 की ये 3 वीडियोस और 2 मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व कर लें, तो जितने एमसीक्यूज, नियर अबाउट 30 एमसीक्यूज जो है वो इलेक्शन एक्ट से आने हैं आपके पेपर में, और 30 के 30 जो है इंशाल्लाह मैं अल्लाह पर बिलीव करके और अपनी मेहनत पर भरोसा करके कहता हूं कि वो यहीं से आएंगे। इसलिए आप फोकस करके लेक्चर को गौर से सुनिएगा, अपना पेन और पेज अपने साथ जरूर रखिएगा और एक एक पॉइंट को जो है वो नोट करते जाइएगा। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है वो समझाऊंगा और पूरे का पूरा जो इलेक्शन एक्ट है उसके हर सेक्शन को तकरीबन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जरूर बताऊंगा। तो आप इन्हीं को नोट कर लें, इन्हीं के नोट्स बना लें, आपको बड़ा हेल्प होगी इस हवाले से। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है या शॉर्ट टाइटल क्या है। तो याद रखिएगा, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं द इलेक्शंस एक्ट 2017। और ये 2017 का किस नंबर का एक्ट है, तो याद रखिएगा 33, यानी कि ये 33वां एक्ट है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पेपर में बन सकता है। अब इसका जो मॉडिफाइड स्टेटस है वो क्या है, तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2023 जो है ये इसका मॉडिफाइड स्टेटस जो है वो शाया किया गया। डेट ऑफ इनएक्टमेंट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा असेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये कब हुआ, 2 अक्टूबर 2017 को, और गजेट के अंदर भी उसी दिन पब्लिश हुआ 2 अक्टूबर 2017 को। तो ये एक एक लाइन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप गौर से सुनेंगे। अब इसका दायरेकार कहां तक है, ये एक्सटेंडेड कहां तक है, तो आप बताएंगे होल पाकिस्तान जो है, पूरे के पूरे पाकिस्तान में ये क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। अगर मैं कमेंसमेंट की बात करूं तो याद रखिएगा ये जो एक्ट है ये 2 अक्टूबर 2017 से लेकर आज तक जो है इसकी कमेंसमेंट जो है केम इनटू फोर्स जो है ये किस डेट को आया, तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 2017 को। अगर मैं ऑब्जेक्टिव बताऊं तो इलेक्शन एक्ट का बेसिक पर्पस था कि जो इलेक्शन से रिलेटेड तरमीम है, इसके अलावा जो है यूनिफाइंग लॉज हैं, इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उनके अंदर पार्टिकुलर तरमीम करके उनको एक जामे प्लानिंग की शक्ल में जो है वो अरेंज करके मुहैया करना, ताकि सारे जो है वो उन एग्रीमेंट्स को जो है वो फुली इंप्लीमेंट कर सके। अब इसका चैप्टर नंबर 1 है, क्योंकि हम चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे ना, तो ये चैप्टर नंबर 1 जो है ये प्रीलिमिनरी कहलाता है। और इसमें हम जब भी प्रीलिमिनरी चैप्टर आते हैं ना, इसमें हम एक्ट में इस्तेमाल होने वाली जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, इंपॉर्टेंट पीपल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा इस एक्ट के कोई 15 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप कह सकते हैं कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन ना आए। कम से कम एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर से जो है वो आना ही आना है। इसलिए इसकी जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है आप उनको गौर से सुने, और इसमें आपका कहीं ना कहीं जो है वो 1 से 2 एमसीक्यूज छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वो आलिम है। हम अक्सर ये वर्ड कॉमनली यूज भी करते हैं कि आलिम क्या है। तो आप बताएंगे कि आलिम बेसिकली मुस्लिम स्कॉलर है जो कि खास किस्म की एजुकेशन और एक्सपीरियंस रखता। और ये आलिम की डेफिनेशन जो है एक्ट में सेक्शन 2 के पार्ट 1 में बताई गई है, ये नोट कर लें। सेक्शन 2 के पार्ट 1 के अंदर जो है वो बताई गई है, और आलिम के लिए 16 ईयर एजुकेशन का होना जरूरी है और 20 ईयर क्या होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है एज अ टीचर और स्कॉलर।
इन द रिलेटिव फील्ड, जो उनकी रिलेटिंग फील्ड है यानी प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी ऑफ इस्लाम की या इस्लामिक लॉ की, तो इसमें इसका 20 साल का तजर्बा होना जो है एज अ टीचर और रिसर्चर लाजमी है। यानी कि आलिम के लिए 3 चीजें हैं। पहली बात मुस्लिम स्कॉलर, दूसरी बात इसका जिक्र कहां आया सेक्शन 2 के पार्ट 1 के अंदर, और तीसरी बात इसकी 16 ईयर एजुकेशन जो है वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड मदरसा जो है उससे होनी चाहिए, और इसको जो है आफ्टर द एजुकेशन जो है वो कोई 20 साल का तजर्बा भी होना चाहिए एज अ टीचर और रिसर्चर। इसके बाद जो है अगर हम एसेट की बात करें तो एसेट जो है ये सेक्शन 2 के पार्ट 5 में बताया गया। एसेट का मतलब क्या है बेटा? एसेट का मतलब है एनी प्रॉपर्टी owned or held by the candidate or a member of an assembly, his spouse and dependent children। यानी हर वो टोटल इनकम है। एसेट से मुराद वो टोटल इनकम है। कौन सी टोटल इनकम? जो है जो कैंडिडेट जो है, मेंबर ऑफ असेंबली जो है, उसके या उसकी वाइफ जो है या उसके बच्चे जो हैं, जो डिपेंडेंट चिल्ड्रंस हैं, उनके नाम पर है, तो उस सब को जो है वो अयां करना, दिखाना जो है वो लाजमी है। कैंडिडेट सेक्शन 2 पार्ट 7 के मुताबिक एनी सीकिंग इलेक्शंस एज अ मेंबर ऑफ एन असेंबली, सेनेट और लोकल गवर्नमेंट, कोई भी बंदा, कोई भी शख्स जो इलेक्शन में एज अ मेंबर ठहरता है, वो पंजाब असेंबली हो या अपना प्रोविंस असेंबली के इलेक्शंस हो, सेनेट के इलेक्शंस हो या लोकल गवर्नमेंट जो है इनके इलेक्शंस हो, तो ये सारे के सारे जो हैं इनके लिए जो कैंडिडेट क्या करे, इलेक्शन में स्टैंड करेगा, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कैंडिडेट का वर्ड यूज करेंगे। वो पर्सन जो MPA का या MNA का या जो है कोई और इलेक्शन लड़ता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैंडिडेट का। इसके बाद है कमीशन। तो कमीशन के बारे में याद रखिएगा कि सेक्शन 2 के पार्ट 9 के मुताबिक यहां कमीशन से मुराद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसको हम अपनी पूरी की पूरी जो है सीरीज में ECP के नाम से जानेंगे। यानी कि मैं हर बार जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम लूंगा तो मैं ECP का जो है वो वर्ड यूज करूंगा, और इसका जो इंतखाब है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 218 के मुताबिक होता है। ये भी MCQ में याद रखिएगा कि कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, इसका इंतखाब प्रेसिडेंट करता है, पॉइंट टू बी नोटेड। और इसका इंतखाब कैसे किया जाता है तो आप बताएंगे आर्टिकल 218 के तहत, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, इसका इंतखाब किया जाता है। अब कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स जो हैं सेक्शन 2 के पार्ट 8 में बताया गया है कि आमतौर पर वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स जो अपने आप को इलेक्शन के लिए क्या कर गए हों, नॉमिनेट कर गए हों, और उन्होंने अभी तक अपने आप को विदड्रॉ ना किया हो, यानी कि किसी के हक में, अपने हक से जो अपनी मेंबरशिप है या अपना जो यूं समझिए कि कैंडिडेटशिप है उससे जो है वो गिव अप ना किया हो, तो वो बेसिकली क्या कहलाएंगे? वो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट कहलाएंगे, जिनका आपस में क्या होगा? कंपटीशन होगा। तो याद रखिएगा ये सेक्शन 2 का पार्ट 8 है, जिसमें जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने अपने आप को किसी दूसरे के हक में ना बिठाया हो, विदड्रॉ ना किया हो, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स जो है वो कहलाएंगे। अगर मैं इलेक्शन एक्सपेंसेस की बात करूं तो सेक्शन 2 के पार्ट 15 के मुताबिक तमाम जो अखराजात हैं, जो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद जब कभी भी इलेक्शंस के ऊपर इस्तेमाल होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? वो इलेक्शन एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अगर मैं इलेक्शन ऑफिशियल्स की बात करूं तो याद रखिएगा बोर्ड टर्म इंक्लूडिंग कमिश्नर। इलेक्शन ऑफिशियल्स में सबसे पहले क्या आते हैं? कमिश्नर। और याद रखिएगा यहां मेरी कमिश्नर से मुराद क्या है? इलेक्शन कमिश्नर जो है। और DRO डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, RO रिटर्निंग ऑफिसर, PO प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, और दूसरे ऑफिशियल्स जो हैं जो इलेक्शन के दौरान ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, उनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? उनको हम जो है इलेक्शन ऑफिशियल्स का नाम देते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोक्रेट क्या होता है। तो टेक्नोक्रेट जो है वो बेसिकली काबिल शख्स होता है जिसने 16 ईयर HEC रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम से जो है वो एजुकेशन हासिल की हो, यानी जिसने मास्टर किया हो दूसरे अल्फाज में, और 20 ईयर जो है उसके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो, और उसका कोई नॉमिनेटेड जो है
वो रिकॉर्ड हो, अचीवमेंट्स हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो टेक्नोक्रेट्स कहलाते हैं। यानी पहली बात, टेक्नोक्रेट के लिए 16 ईयर HEC के रिकॉग्नाइज्ड इदारे से एजुकेशन का होना लाजमी, और दूसरा जो है वो 20 ईयर एक्सपीरियंस का होना भी लाजमी है। चैप्टर 2 है हमारा बेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक जो सेक्शंस है ना, उनमें पहले नंबर पर है सेक्शन 3, क्योंकि पहले 2 सेक्शन जो है ना वो प्रीलिमिनरी हैं, तो थर्ड सेक्शन से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। और याद रखिएगा इसमें हमें क्या बताया गया है, हाउ द ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेक डिसीजन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या कैसे डिसीजन करता है, उनके अख्तियारात क्या हैं, उनके दायरे कार में क्या क्या चीजें आती हैं, तो इनको हमने जो है वो डिस्कस करना है। तो याद रखिएगा कि ECP कैन सेट इट्स ऑन रूल्स फॉर मीटिंग एंड वर्क। ECP अपने रूल्स और मीटिंग और वर्क के लिए जो है वो अपनी मुतय्यन करदा चीजें सेट करता है, और डिसीजंस फॉर मेड बाय अ मेजॉरिटी वोट, और ऐसे ऐसे डिसीजन करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो पड़े। और अगर सम मेंबर एब्सेंट हो तो ECP कैन स्टिल वर्क एंड मेक डिसीजन। तो ECP के पास अख्तियार है कि वो डिसीजन कर सकता है और डिसीजन बना भी सकता है। तो यहां पर आपको बताऊं कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन, तो आप बताइएगा 5। इनमें हर एक मेंबर एक एक प्रोविंस से लिया जाता है, और एक जो है वो इलेक्शन कमिश्नर होता है, और यूं टोटल मेंबर की तादाद जो है वो 5 है। अक्सर स्टूडेंट यहां गलती करते हैं, वो समझते हैं कि शायद जो है वो 4 है। तो टोटल मेंबर्स कितना है? 5। अगर किसी सूबे का कोई मेंबर एब्सेंट होता है तो उसके बावजूद भी डिसीजन जो है वो कर लेते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बाकी मेंबरान से मिलकर कोई ना कोई डिसीजन पर पहुंच जाता है। सेक्शन 4 पावर टू गिव ऑर्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ECP जो है ये ऑर्डर या डायरेक्शन जो है इशू करता है जो जॉब से रिलेटेड होते हैं, और ये ऑर्डर पूरे पाकिस्तान में जो भी लोग हैं वो इसको मानने के पाबंद होते हैं, बिल्कुल हाई कोर्ट के ऑर्डर की तरह। यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो बेसिकली हाई कोर्ट के ऑर्डर की तरह होता है, और जिस तरह हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने का हर कोई पाबंद है, तो इसको पूरे मुल्क के अंदर हर कोई मानने का पाबंद है। सेक्शन 5 हमें बताता है राइट टू गेट हेल्प। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP जो है वो हेल्प किससे ले सकता है, कैसे ले सकता है? तो ECP कैन आस्क एनी पर्सन आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू हेल्प इट। ECP जो है वो कोई भी शख्स हो या गवर्नमेंट हो, उसको जो है वो मदद के लिए कह सकता है। और तमाम गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं बाय लॉ टू हेल्प द ECP व्हेन आस्क्ड। तमाम जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं बाय लॉ टू हेल्प द ECP व्हेन आस्क्ड। जब भी ECP किसी से कोई काम कहेगा तो तमाम गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो उनके लिए हाजिर होंगे। राइट टू गेट हेल्प में तीसरी बात, गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड स्टाफ टू द ECP। गवर्नमेंट जो है वो ECP को काम करने के लिए क्या प्रोवाइड करेगी? स्टाफ प्रोवाइड करेगी। सेक्शन 6 हमें बताता है शेयरिंग इट्स पावर। ये शेयरिंग इट्स पावर से मुतालिक है। यानी ECP अलाउ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर सीनियर ऑफिसर टू यूज इट्स पावर। तो ये बेसिकली सेक्शन 6 हमें बताता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या दूसरे सीनियर ऑफिसर्स होंगे वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ECP जो है वो स्मॉल टीम्स बनाती है जिसको हम बेंचेस कहते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स पर कंप्राइज अप होती है, जो कंप्लेंट्स को सुनती भी है और सुनकर जो है वो क्या बनाती है? डिसीजंस जो है वो लेती है। याद रखिएगा। सेक्शन 7 जो है वो पावर टू टेक व्हीकल फॉर इलेक्शन ड्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ECP गवर्नमेंट से टेम्परेरी तौर पर जो हुकूमती गाड़ियां हैं, व्हीकल हैं, जैसे कार्स हैं, बोट्स हैं, इनका जो है वो कंट्रोल अपने हक में कर सकती है। वो टेम्परेरी तौर पर जो है वो गवर्नमेंट से ले सकती है। और जो व्हीकल के ऑनर्स होंगे, मालिक होंगे, उनको पे भी किया जाएगा अगर कोई प्राइवेट गाड़ी जो है वो इस्तेमाल होती है इलेक्शन की ड्यूटी सर अंजाम देने में। तो याद रखिएगा जो पेड अपना गाड़ियों के मालिकान हैं उनको क्या किया जाएगा? उनको जो है इसका नुमाया जो है वो कीमत भी दी जाएगी। यानी कि जितना वो यूज होगा, पेट्रोल वगैरह है, गाड़ी के अखराजात हैं, वो सारे के सारे पे करेंगे। इट कैन नॉट टेक व्हीकल बीइंग यूज्ड बाय द कैंडिडेट। हाँ, जो गाड़ियां कैंडिडेट के जरिए इस्तेमाल हैं या कैंडिडेट की नीड है वो इलेक्शन कमीशन जो है
उनको हासिल नहीं कर सकता, याद रखिएगा। सेक्शन 8 जो है हमें बताता है पावर टू इंश्योर अ फेयर इलेक्शन। ईसीपी टेक एनी एक्शन नीडेड फॉर फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन के लिए जितना जो है वो एक्शन नीडेड होता है, ईसीपी क्या करती है, उसको सरंजाम देती है। दिस इंक्लूड स्टॉपिंग द वोटिंग एट द पोलिंग स्टेशन इफ देयर इज वाइड स्प्रेड चीटिंग और वायलेंस। अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर बहुत ज्यादा धांधली हो रही हो या किसी पोलिंग स्टेशन पर जो है वो रूल्स एंड लॉज की खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो ईसीपी के पास अख्तियार है कि उस पोलिंग स्टेशन में जो वोट्स हैं उनको क्या कर सकता है, उनका जो टाइम दौरानिया है उसको रोक सकता है। इट कैन रिव्यू डिसीजन मेड बाय इट्स ओन ऑफिसर्स। और ये अपने ऑफिसर्स के डिसीजंस का रिव्यू भी करता है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन पर जो है इन्हीं के ऑफिसर्स तैनात होते हैं ना, तो वो पार्टिकुलर ऑफिसर्स जो जो बताते हैं, रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, तो उनका रिव्यू करने के बाद जो है वो पार्टिकुलर डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं, याद रखिएगा। सेक्शन 9 हमें बताता है पावर टू कैंसल एन इलेक्शन एंड ऑर्डर अ रीवोट। बहुत अहम है। सेक्शन 9 हमें बताता है पावर टू कैंसल एन इलेक्शन एंड ऑर्डर अ रीवोट। ईसीपी के पास अख्तियार है कि वो इलेक्शन को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, अगर उसमें चीटिंग का अल्सर जो है वो पाया जाए या पता चले ईसीपी को कि रिजल्ट्स चेंज हैं, तो वो इलेक्शन को क्या करार दे सकती है, कालअदम करार दे सकती है और नए वोट का ऑर्डर कर सकती है। वोमेन्स के लिए स्पेशल रूल रखे गए। किसी भी एरिया में अगर वोमेन की रिप्रेजेंटेशन 10% से कम है, समझने वाली बात है, अगर किसी एरिया में वोमेन की रिप्रेजेंटेशन 10% से कम है तो फिर ईसीपी कैन परस्यूम, तो ईसीपी समझेगी कि शायद औरतों को जो है वो वोट नहीं डालने दिया गया, उनको वोट से रोका गया है, तो इस असना पर भी वो क्या कर सकती है, वहां उस एरिया में इलेक्शन को कैंसिल कर सकती है। ये सेक्शन 9 जो है ये स्पेशल रूल तय करता है वोमेन के लिए। और एमसीक्यू में याद रखिएगा, शर्त क्या है बेटा, अगर वोमेन जो है वो 10% से क्या हूं, कम हूं, तो फिर ईसीपी क्या प्रज्यूम करेगी, क्या समझेगी कि शायद उसको जो है वो वोटिंग से रोका जा रहा है उनको। इसके बाद सेक्शन 10 जो है ये पावर टू पनिश फॉर डिसरिस्पेक्ट से मुतालिक। जिस तरह से हाई कोर्ट जो है किसी को भी पनिश करता है, इंसल्ट करता है, अगर उनका कोई हुक्म ना माने, तो ईसीपी के पास भी पूरा अख्तियार है कि कोई जो उनका हुक्म ना माने या उनके काम की तौहीन करे तो वो उनकी क्या कर सकता है, पनिशमेंट कर सकता है। और इसको हम कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के नाम से जानते हैं। सेक्शन 11 जो है ये मनी फॉर ईसीपी, कि रकम कहां से आएगी। तो याद रखिएगा जितना भी सैलरीज हैं, तमाम एक्सपेंसेस हैं ईसीपी के, वो डायरेक्टली पे होते हैं कहां से, नेशनल टेरिटरी से। याद रखिएगा जो नेशनल ट्रेजरी है, कौमी खजाना है, उससे डायरेक्टली पे होते हैं और इसको हम नाम देते हैं फेडरल कॉन्सोलिडेटेड फंड। जो फेडरल कॉन्सोलिडेटेड फंड है, एमसीक्यू में याद रखिएगा, नेशनल टेरिटरी फंड जो है, इनसे क्या किया जाता है, इनसे डायरेक्टली जो है वो ईसीपी के जो एक्सपेंसेस हैं वो पे होते हैं और इनको रकम के लिए हर साल जो है किसी से पूछना नहीं पड़ता, किसी के पास जाना नहीं पड़ता। सेक्शन 12 जो है ये ट्रेनिंग एंड वोटर एजुकेशन से मुतालिक है कि जो ईसीपी है मस्ट ट्रेन इट्स इलेक्शन स्टाफ। ये अपने इलेक्शन स्टाफ को क्या करती है, ट्रेनिंग देती है, उनके लिए बाकायदा प्रोग्राम रन करती है जिसमें उनको बताती है कि जी वोमेन्स हैं, मिनॉरिटीज हैं या डिसेबल पर्सन्स हैं, तो उनके लिए क्या क्या रूल्स तय हैं, कैसे कैसे जो है उनको मैनेज किया जाना चाहिए। तो इसके लिए सारी की सारी बाकायदा क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। और सेक्शन 13 जो है ये सिस्टम फॉर इनाउंसिंग रिजल्ट से मुतालिक है। ईसीपी यकीनी बनाती है कि क्लियर और फास्ट सिस्टम हो काउंटिंग एंड इनाउंसिंग रिजल्ट्स को इनाउंसिंग का फास्ट सिस्टम हो। और इसके लिए 2023 में एक नया रूल बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है ना, जैसे रिजल्ट बना लेगा तो वो उस रिजल्ट का स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट जो है जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके वो ईसीपी को या रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं आरओ को क्या करेगा, सेंड करेगा। यानी हल्के का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो फौरन जैसे ही काउंटिंग हो जाएगी, काउंटिंग के फौरन बाद क्या करेगा, फोटो लेगा, स्नैपशॉट लेगा और उसको जो है वो ईसीपी को क्या कर देगा, सेंड कर देगा। सेक्शन 14 में जो है बेटा बेसिकली इलेक्शन प्लान जो है वो डिस्कस किया गया।
तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि 4 मंथ बिफोर द जनरल इलेक्शन जो है इसको सेट किया जाता है। इसमें पूरी की पूरी डिटेल होती है, जो वोटर से लेकर सिक्योरिटी तक सारी की सारी क्या होती है, शामिल होती है। और इलेक्शन के बाद इसको क्या किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिव्यू भी करता है कि कौन सी चीजें अच्छी गई, कौन सी चीजें ठीक गई, कौन सी चीजें ठीक नहीं गई, और इनको जो है आगे क्या करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। तो ये सेक्शन 14 जो है ये हमें बताता है। सेक्शन 15 जो है ये बेसिकली हैंडलिंग कंप्लेंट से मुतालिक है कि एनीवन कैन कंप्लेन टू द ईसीपी अबाउट इट्स ऑफिसर कैंडिडेट्स। इसके अलावा वायोलेटिंग कोड ऑफ द कंडक्ट, कि कोई भी कंप्लेन कर सकता है अगर उनका कोई ऑफिसर जो है या कैंडिडेट जो है वो रूल की खिलाफ वर्जी करे, तो कंप्लेंट जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर की जा सकती है। ईसीपी क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, और बिफोर द इलेक्शन डे जो है वो कोई ना कोई क्या लेगी, इसका डिसीजन लेगी। इसके बाद बेटा सेक्शन 16 है जो चैप्टर नंबर 2 का आखिरी सेक्शन है, एनुअल रिपोर्ट। तो ईसीपी मस्ट राइट अ ईयरली रिपोर्ट। तो ईसीपी क्या करेगी, ईयरली रिपोर्ट जो है वो बनाती है, और ये जो ईयरली रिपोर्ट है ये गवर्नमेंट को भेजती है, और गवर्नमेंट फिर इसको क्या करती है, पार्लियामेंट के सामने पेश करती है कि ये इलेक्शन ऐसे 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 जो है इनको यकीनी बनाया गया, ये इन पर एक्सपेंसेस आए हैं, ये चीजें जो है इस तरह से मेंटेन की गई हैं, इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखा गया, वो सारी बातें। चैप्टर 3 डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है इन पर बात करेंगे। सेक्शन 17 हु ड्राज द इलेक्टोरल मैप जो है, इलेक्टोरल मैप जो है ये कौन ड्रा करते हैं, तो याद रखिएगा ईसीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाउंड्रीज ड्रा करे, किसकी, इलेक्टोरल एरियाज की, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम से जो है वो जानते हैं। आमतौर पर नेशनल असेंबली हो, प्रोविंशियल असेंबली हो, लोकल गवर्नमेंट हो, तो इसके जरिए से इसको परफॉर्म किया जाता है, और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट किया जाता है आफ्टर एवरी नेशनल सेंसस। हर नेशनल सेंसस के बाद इस प्रोसेस को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। सेक्शन 18 हमें जो है ये बताता है हाउ मेनी सीट्स आर देयर, द नंबर ऑफ सीट्स इन द नेशनल असेंबली एंड ईच प्रोविंशियल असेंबली इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 51 और 106 के मुताबिक जो सीट्स होती हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली की क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। इनमें जनरल सीट्स होती हैं, रिजर्व्ड सीट्स होती हैं वुमेन्स के लिए, और नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है वो स्पेसिफिक सीट्स रखी गई हैं। सेक्शन 19 जो है ये हमें बताता है हाउ एरियाज आर डिवाइडेड फॉर इलेक्शन। तो इलेक्शन के लिए एरियाज कैसे डिवाइड होंगे, तो याद रखिएगा हर जो प्रोविंस है और इस्लामाबाद टेरिटरी है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के जो एरियाज हैं इनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है जनरल सीट्स के लिए, और नेशनल असेंबली में रिजर्व्ड सीट्स हैं वुमेन की और नॉन मुस्लिम की। हर प्रोविंस के अंदर भी इसी तरह जनरल सीट्स हैं, और इंटायर प्रोविंस के अंदर वुमेन और नॉन मुस्लिम्स की क्या है बेटा, रिजर्व सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं, जिनको जो है बाद में फिल किया जाता है। इसके बाद रूल्स फॉर ड्राइंग बाउंड्रीज, सेक्शन 20 के बाउंड्रीज ड्रा करने का जो बेसिक रूल है वो क्या है, तो याद रखिएगा कीप एरियाज विद सिमिलर पॉपुलेशन साइज टुगेदर। अब जिनमें पॉपुलेशन साइज सिमिलर है उनको क्या करना, रिटेन रखना। रिस्पेक्ट द डिस्ट्रिक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो हैं उनका बहुत ख्याल रखना। 10% रूल जो है, पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेम असेंबली शुड नॉट एक्सीडेड देन 10%। अगर 10% से एक्सीड कर गया तो ईसीपी क्या करेगी, ईसीपी जो है वो उसके पास अख्तियार है कि वो रिकॉर्ड ऑफ रीजन जो हैं वो मांग सकती है, रिकॉर्ड ऑफ रीजन जो है वो तलब कर सकती है। अगर मैं प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन की बात करूं, सेक्शन 21 जो है, तो इसमें सबसे पहले इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको हम प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कहते हैं, जिसको हम ड्राफ्ट मैप कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या किया जाता है, ड्राफ्ट मैप पब्लिश किया जाता है। फिर सिटीजन को 30 दिन का वक्त दिया जाता है कि वो क्या करें, सजेशंस एंड और ऑब्जेक्शंस करें, यानी कि वो इस पर सजेशन भी दे सकते हैं अगर उनको कोई एतराज है तो वो क्या दें। यानी सिंपल ये है कि पब्लिक फीडबैक के लिए कितना दिन का टाइम दिया जाता है, तो आप एमसीक्यू में याद रखेंगे 30 दिन का। फिर फाइनल रिपोर्ट जो है फीडबैक के बाद जो है वो तैयार होती है,
जिसको हम फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंसी मैप के नाम से जानते हैं। अब ये मैप क्या होगा, फिक्स होगा। तो तरीकाकार आपने अच्छे से याद रखना। अमेंडमेंट्स जो हैं सेक्शन 22 के अंदर बताई गई हैं कि ईसीपी जो है वो रिवाइज कर सकती है फाइनल मैप को अगर जरूरी हुआ, लेकिन याद रखिएगा नॉट विद इन 4 मंथ ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के 4 मंथ के अंदर जो है इसको रिवाइज करने की इजाजत नहीं है। एनी प्रपोज्ड चेंजेस मस्ट बी पब्लिश अगेन फॉर द पब्लिक ओपिनियन। फिर कोई भी पब्लिक चेंजेस हैं तो इनको जो है जब इलेक्शंस खत्म हो जाए या नए इलेक्शन से पहले जो है वो ऐड या डिलीट जो है वो किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द पब्लिक कंसेंटमेंट। अब सेक्शन 23 जो है ये बेसिकली कंप्यूटराइज्ड वोटर लिस्ट जो है इससे मुताल्लिक है। ईसीपी विल मेक एंड अपडेट द वोटर लिस्ट ऑन अ कंप्यूटर। ईसीपी क्या करती है, कंप्यूटर के ऊपर जो है वो वोटर लिस्ट का इंतखाब करती है और प्रिंटेड कॉपी फ्रॉम द ऑफिशियल कंप्यूटर सिस्टम इज अ वैलिड वोटर लिस्ट। तो जो वैलिड वोटर लिस्ट होती है वो बेसिकली ऑफिशियल कंप्यूटर से प्रिंट की गई जो है वो पार्टिकुलर कॉपी होती है। ऑफिशियल्स इन चार्ज, ईसीपी अपॉइंट करती है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को और इनकी जॉब है क्या, प्रिपेयर करना, करेक्ट करना और अपडेट करना। किसको, वोटर लिस्ट को। किस लिए, फॉर देयर एरियाज, अपने पार्टिकुलर एरियाज के हिसाब से। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 25, आज के लेक्चर का की पॉइंट है इसलिए मैंने यहां वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है। लिंक विद नादरा। नादरा मस्ट ऑटोमेटिकली सेंड डाटा टू द ईसीपी व्हेन एवर इट इश्यूज अ न्यू CNIC। जब भी नया शनाख्ती कार्ड बनता है, आईडी कार्ड बनता है या आईडी कार्ड में कोई चेंजेस आती हैं या कैंसिल होता है या किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन है जो कि डेथ हो चुकी है जिसकी, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड और रिमूविंग द पीपल है तो ये वोटर लिस्ट में ऑटोमेटिकली होता है। क्यों, क्योंकि नादरा का जो सिस्टम है वो ईसीपी के साथ क्या है बेटा, डायरेक्टली लिंक है, जिसकी वजह से कम्युनिकेट करने में, चीजें जो है अंडरस्टैंड करने में जो है कोई मसला नहीं होता और चीजें जो है वो स्मूथली चलती हैं। हु कैन बी अ वोटर। अब वोटर कौन हो सकता है, सेक्शन 26 हमें बताता है कि वोटर के लिए पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी, पहली बात, 18 साल या इससे ऊपर की उम्र होना जरूरी, CNIC का होना जरूरी। हाँ, एक अहम बात याद रखिएगा, अगर शनाख्ती कार्ड जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका हो, उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी हो, तब भी वो वोटिंग के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। नॉट बी डिक्लेयर्ड मेंटली अनफिट बाय द कोर्ट। लेकिन अगर कोर्ट, वोटर उस वक्त तक वोटर माना जाएगा जब तक कोर्ट ने उसको मेंटली तौर पर अनफिट डिक्लेयर ना किया हो। अगर किसी के मुतालिक कोर्ट फैसला कर देती है कि ये मेंटली तौर पर अनफिट है तो फिर उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लिव इन दैट पार्टिकुलर इलेक्टोरल एरिया। और जिस जगह पर वो वोट डाल रहा है तो वोट डालने वाले एरिया की का वो जो है वो पार्टिकुलर क्या होना चाहिए, रिहायशी होना चाहिए। लिव इन दैट पार्टिकुलर इलेक्टोरल एरिया, जिस एरिया में वो वोट डाल रहा है उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर जो है का वो मेंबर होना, उस एरिया के अंदर उसका होना जो है वो क्या है, लाजमी है, उसका एड्रेस बेसिकली उसी एरिया का। सेक्शन 27 जो है हाउ टू डिटरमाइन योर एड्रेस, परमानेंट या टेम्परेरी एड्रेस ऑन योर CNIC जो है ये डिसाइड करता है कि आपका वोट कहां रजिस्टर्ड होगा। यानी कि जो आपके आईडी कार्ड का एड्रेस है वही बेसिकली आपका जो है वो वोटिंग एड्रेस से शुमार होगा। सेक्शन 28 to 35 जो है ये प्रोसेस टू अपडेट द वोटर लिस्ट, ये वोटर लिस्ट की अपडेट से मुतालिक है। इसमें सबसे पहले ड्राफ्ट लिस्ट सुनिएगा। ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है ये पब्लिश होती है, हर एक को दिखाई देती है। किस टाइम तक हर एक को मिल सकती है, एट लीस्ट द पीरियड ऑफ 30 डेज। तो 30 दिन तक जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है ये पब्लिश होती है टू फॉर एवरीवन, हर एक। फिर ये जो ड्राफ्ट लिस्ट है ये आमतौर पर इसमें लोग जो हैं उनके नाम उन देखते हैं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगर वो किसी जगह पर मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट जो है वो किया जा सकता है, नाम की मिस्टेक हो या कोई और मिस्टेक हो तो इसको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस में लिखा जाएगा। डिसीजंस बेटा, ए रिवाइजिंग अथॉरिटी लुक्स दीज क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस एंड मेक डिसीजन। फिर जो रिवाइजिंग अथॉरिटी होती है वो इनका जायजा लेती है, इनको देखती है, इनको परखती है और इनको देखने के बाद, परखने के बाद, इनका जायजा लेने के बाद जो है वो पार्टिकुलर कोई अपना डिसीजन लागू करती है।
फिर इसके बाद फाइनल लिस्ट जो है वो आती है आफ्टर द करेक्शन, और ये जो फाइनल वोटर लिस्ट है ये क्या की जाती है, ये पब्लिश की जाती है, याद रखिएगा। तो सेक्शन 28 और 35 बेसिकली वोटर लिस्ट का प्रोसीजर बयान करते हैं। पहले टेंटेटिव वोटर लिस्ट बनेगी, 30 दिन तक वो रहेगी, जिसमें लोग देख सकते हैं अपना नाम, अपना एड्रेस, हर चीज, और अगर उनको लगता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो वो इस मिस्टेक को क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कराने के लिए क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर डिसीजन होगा, अगर मिस्टेक वाकई मिस्टेक होगी तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा, रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, और एक फाइनल रिपोर्ट जो है वोटर लिस्ट की क्या होगी, बनाई जाएगी। सेक्शन 37 जो है ये हमें बताता है यू कैन अप्लाई एनी टाइम, यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल रिवीजन पीरियड। आप किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना नाम ऐड करवा सकते हैं, अपनी मिस्टेक करेक्ट करवा सकते हैं, और अगर आपने अपना वोट किसी और एरिया में ट्रांसफर करना है तो आप अपना वोट जो है वो भी पार्टिकुलर एरिया में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सेक्शन 39 जो है ये व्हेन नो चेंजेस आर अलाउ, यानी कि फ्रीज, नो चेंजेस कैन बी मेड टू द वोटर लिस्ट फॉर 30 days बिफोर एन असेंबलीज टर्म एंड until the election results are announced। अब पहले, इससे पहले मैंने बताया कि वोटर लिस्ट में तब्दीली जरूरी नहीं कि आप इलेक्शन के समय करो, आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर एक असेंबली के टर्म को खत्म होने में 30 दिन रहते हो तो आपका ये जो हक है, ये जो चांस है, इसको क्या कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। अब आपको तब्दील करने की, एरिया तब्दील करने की जो है वो इजाजत नहीं होगी, और जब तक वोट हो नहीं जाते, रिजल्ट अनाउंस हो नहीं जाते, तब तक आप इसको तब्दील नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। सेक्शन 47 जो है ये स्पेशल फोकस ऑन द वुमेन वोटर्स। जो ईसीपी का सेक्शन 47 है ये हमें बताता है कि हाउ मेनी मेन एंड वुमेन जो है वो रजिस्टर्ड है। अगर किसी एरिया में वुमेन वोटर्स की तादाद मोर देन 10% या लेस देन मैन हो तो फिर क्या होगा, ईसीपी जो है वो स्पेशल स्टेप्स ले सकता है जिसमें औरतों को क्या करना, औरतों को जो है वो रजिस्टर करवाया जाएगा। यानी कि रजिस्टर्ड वुमेन की तादाद 10% से लेस किसी भी सूरत जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। दूसरे अल्फाज में स्पेशल फोकस ऑन द मिनॉरिटीज एंड अदर्स, ईसीपी जो है वो स्पेशल स्टेप्स लेती है। नॉन मुस्लिम्स हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, और ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो हैं, इनका एक स्पेशल फोकस है, और उनके तहत जो है इलेक्शन कमीशन जो है इनकी क्या करती है, अंदराज करती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा सेक्शन नंबर 48 जो है ए, ये हमें बताता है रूल अबाउट द वोटर्स फेथ। इफ समवन ऑब्जेक्ट्स दैट वोटर इज नॉट अ मुस्लिम, दैट वोटर विल बी आस्क्ड टू साइन अ डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। अब कोई अगर किसी बंदे पर एतराज लगाता है, खासतौर पर कादियानियों वगैरह के ऊपर, कि जी ये मुस्लिम्स नहीं है, ये कादियानी हैं, या ये किसी और मजहब से बिलोंग करते हैं और ये अपने आप को मुस्लिम शो कर रहे हैं, तो फिर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या करेगा, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनसे प्रूफ मांगेगा कि आप मुसलमान हैं तो आप रिटर्न प्रूफ दें, और अगर वो रिटर्न प्रूफ जो है वो देंगे ठीक, अगर नहीं देंगे तो फिर उनके साथ जो है वो नॉन मुस्लिम्स की तरह जो है वो ट्रीट किया जाएगा। यानी कि जिस तरह उनका नॉन मुस्लिम्स का इलेक्शन का हक है ना, उसी हिसाब से उनको जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। इफ द वोटर रिफ्यूजेस टू साइन, दे विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन मुस्लिम एंड देयर नेम विल बी मूव्ड टू अ सेपरेट लिस्ट फॉर नॉन मुस्लिम वोटर। अगर वो डिक्लेरेशन ऑफ फेथ जमा नहीं करवा पाए, साइन इन नहीं करवा पाए, तो फिर उनको जो है वो नॉन मुस्लिम्स की लिस्ट में, कैटेगरी में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा, और इंशाअल्लाह कल आप इलेक्शन एक्ट 2017 का पार्ट 2 आपके इसी यूट्यूब चैनल पर जो है वो पेश किया जाएगा। जरूर सुनिएगा। एक एक पॉइंट जो है बड़ी मेहनत से एक्सट्रैक्ट किया जाता है आप लोगों के फायदे के लिए। आप इन पॉइंट्स को जो है वो नोट कर लीजिएगा, आपको पेपर में बहुत आसानी होगी। और मैं आपको यहां बताता चलूं कि 3 दिन में हमारा ये एक्ट कंप्लीट होगा, तो चौथे दिन जो है और 5वें दिन जो है इसकी क्या होगी, 100 मार्क्स के जो है वो मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, और उनकी डिस्कशन भी आपके इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगी। अगर लॉ एंड जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जॉब्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं
तो इसके लिए जो है हमने आपको स्टडी प्लान जो है वो पेश कर दिया है। इनके ऊपर जो है हम तैयारी करवा रहे हैं और बहुत सारी पोस्ट जो पाकिस्तान से कनेक्टेड है तो उनकी तैयारी यहाँ पे होती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आप हम एडमिशन करवा सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप टेक्स्ट करके जो है हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।